अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस वक्त इसराइल और गज़े की जंग में जो 7 अक्टूबर में शुरू हुई थी, इसमें इसराइल को जो सबसे बड़ा सपोर्ट, सबसे बड़ा एड जो हासिल हो रहा है वो हर मिलिट्री तौर पे हो या फाइनेंशियल हो या असलहे के तौर पे हो, वो अमेरिका से हो रहा है। तो यहाँ पे आम लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि आखिर अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो किस नौइयत की है, क्यों अमेरिका इसराइल को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, उसकी तारीखी हैसियत क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो आज के हम इस वीडियो में इसी चीज़ पे डिस्कस करेंगे। आखिर तक सुनिए, आपको ज़रूर इस वीडियो में बहुत सारी नई मालूमात, नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिससे आपको खुद ये समझ में आएगा कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसका बैकग्राउंड क्या है, ये रिलेशनशिप इतना मजबूत क्यों है, और आप दूसरों को भी इसके बारे में बता सकते हैं। इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात का जो हालिया मंजरनामा है वो शुरू होता है 7 अक्टूबर से, जब गजा की तरफ से इसराइल पे मिसाइल के जरिए हमले शुरू हुए। तो सबसे पहला जो शख्स था जो इसराइल आकर इसराइल की हमदर्दी और उसकी दिलजोई कर रहा था, वो अमेरिकी सदर जो बाइडेन थे। उसके बाद 2 मरतबा या उससे ज्यादा अमेरिकी वजीर खारजा ब्लिंकन भी इसराइल आ चुके हैं और इसराइल को हर तरीके से, हर रास्ते से ताउन का यकीन दिलाया है। और तकरीबन ये जंग 65 दिनों से ऊपर जा चुकी है। 65 दिनों से ये जंग चल रही है। इस जंग में जो सबसे बड़ा सपोर्टर इसराइल का साबित हुआ है, जिसने हर तरीके से मदद की है, चाहे वो फाइनेंशियल एड हो, कई $बिलियन का एड जो है इसराइल को दिया गया है इस दरमियान में। इसके साथ साथ हजारों की तादाद में बम और जखीरे असलहे भेजे गए हैं। अभी रिसेंटली 14,000 टैंक इसराइल को भेजने का फैसला जो बाइडेन की ऑफिस की तरफ से बगैर कांग्रेस के अप्रूवल के लिया गया है। यानी जो खुसूसी इख्तियारात होते हैं किसी सदर को या सदर के ऑफिस को, उन इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए ये असलहे इसराइल भेजे जा रहे हैं। आपने ये भी देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा जो यूनाइटेड नेशन है, उन लोगों ने कई मरतबा, और जो उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, कई मरतबा उन्होंने मीटिंग रखी। पूरी दुनिया के जो भी वहां पे मंदूब हैं, जो नुमाइंदे हैं, उनको बुलाया गया और इस बात की कोशिश की गई कि गजा में जो जंग जारी है उसको रोकने के लिए एक रेजोल्यूशन पास कराया जाए, एक बिल पास कराया जाए। लेकिन हर मरतबा अमेरिका सबसे बड़ा मुखालिफ बनकर सामने आता है और वो इस तरह के तमाम मंसूबे को, तमाम बिल को रिजेक्ट कर देता है। अभी 3-4 दिनों पहले जो सिक्योरिटी काउंसिल वालों की तरफ से ये मीटिंग रखी गई थी और वोटिंग हुई थी, उसमें दुनिया के तमाम लोग एक तरफ थे। जिन लोगों ने भी वोट दिया वो जंग बंदी के हक में वोट दिया। और ब्रितानिया जो इससे पहले भी जंग की हिमायत कर रहा था, जंग को जारी रखने का सपोर्ट कर रहा था, उसने इस मौके पर, जो 3-4 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी, उस मौके पर उसने खामोशी इख्तियार की, यानी कोई वोट नहीं दिया। लेकिन अमेरिका ने अपना वीटो पावर यूज करते हुए इस करारदाद को, इस बिल को मनसूख कर दिया। तो दुनिया की सारी ताकतें, सारी हुकूमतें एक तरफ इस जंग को रोकने पर लगी हुई थी। अमेरिका को वीटो पावर यूज करके उस जंग को रोकने का जो बिल पास होना था उसको मनसूख कर दिया। नतीजे के तौर पर जंग अभी भी जारी है। तो अमेरिका जो इन 65 दिनों में इसराइल को अनकंडीशनली सपोर्ट दे रहा है, कर रहा है, ये उसका हालिया मंजरनामा है। पूरी दुनिया की तरफ से क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जो बड़े बड़े लोग, पॉलिटिशियंस हैं, जो जायजा लेने वाले हैं, तजिया निगार हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन तजिया निगार हों या फौजी वाले हों, ये मिलिट्री वाले हों, हर एतबार से अमेरिका को इस वक्त क्रिटिसाइज किया जा रहा है। एक जो उसका एक चेहरा है अमेरिका का कि दुनिया का सपोर्टर है, मजलूमों का मुआविन और मददगार है, इस मौके पर उसकी ये बदनामी भी हो रही है, उसकी रुसवाई भी पूरी दुनिया में हो रही है। इन सारी चीजों के बावजूद अगर आप देखेंगे तो अमेरिकी सदर के ऑफिस की तरफ से बार बार ये बयान आ रहा है कि हम नेतन्याहू का सपोर्ट करते रहेंगे, हम इसराइल का सपोर्ट करते रहेंगे और हमें हमदर्दी भी है। वो गजा के उन लोगों के लिए, उन मजलूमों के लिए हमदर्दी का इजहार भी कर रहे हैं, लेकिन जो सपोर्ट है
जिसके जरिए से हमले किए जा रहे हैं, उस सपोर्ट को वो लोग रोक नहीं रहे हैं। तो ये हालिया मंजरनामा है। दुनिया एक तरफ है, लेकिन अमेरिका का जो इसराइल के लिए सपोर्ट है वो एक सिर्फ रिलेशनशिप नहीं है, अब वो उससे आगे बढ़ के आप उसको अफेयर कहें या एक ब्लाइंड लव कहें, जो भी कह सकते हैं, ये उस दर्जे तक पहुंच चुका है। अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसकी शुरुआत दरअसल 1919 से होती है, जो बाल्फोर मायदा हुआ था। उसके 2 साल के बाद ही अमेरिका ने ऐलान किया था, चूंकि अमेरिका और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो दोनों एक अलायंस में थे, तो अमेरिका ने भी इस वादे को, जो वादे बाल्फोर के नाम से जाना जाता है, उसको एक्सेप्ट किया और ये माना कि इसराइल का, यहूदियों का हक है कि वो एक कंट्री उनको मिलनी चाहिए, उनके रहने के लिए एक जमीन, एक लैंड मिलना चाहिए जहां पे वो सारे यहूदी एक साथ जी सके। उस बात को अमेरिका ने 1919 में ही एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद 1922 और 1944 में भी कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास करके इसको पॉलिटिशियन या सियासी तौर पर एक करारदाद माना था। उसके बाद 1948 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया कि अमेरिका के यहूदियों को फिलिस्तीन के अंदर जमीन दी जा रही है और वहां पे वो इसराइल रियासत बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, तो इस ऐलान के जस्ट 11 मिनट, 11 मिनट के बाद ही अमेरिका ने इसराइल को एज अ रियासत तस्लीम कर लिया। तो सबसे पहला मुल्क अमेरिका था जिसने इसराइल को एज अ रियासत तस्लीम किया था। उसके पीछे बैकग्राउंड भी हो सकते हैं, जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो ये था कि दूसरी जंग अजीम में जो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे जो एटम बम छोड़ा था, उस एटम बम के जो फॉर्मूले थे वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। और अल्बर्ट आइंस्टाइन जो एक यहूदी शख्स था, उसने यहूदी रियासत या इसराइल के क़याम के लिए कोशिश करी थी और उसने ये मुतालबा किया था, आप उसको विकिपीडिया में भी देख सकते हैं, कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही जवाहरलाल नेहरू, इंडिया के जो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको खत लिखा था और ये उनसे ये डिमांड किया था कि आप इसराइली रियासत को तस्लीम कीजिए और उसको बनने का को जो है आप उसके हक में वोट दीजिए। तो जाहिर सी बात है, अल्बर्ट आइंस्टाइन का अमेरिका पर इतना बड़ा एहसान था जिसकी वजह से अमेरिका सुपर पावर बना, सोवियत यूनियन की जो ताकत थी उसको कमजोर किया और दुनिया में एक नई ताकत के साथ के तौर पे जो है अमेरिका सामने आ रहा था। तो इसके पीछे आइंस्टाइन का बहुत बड़ा हाथ था। लिहाजा जब अमेरिकी रियासत, इसराइली रियासत को बनाया गया तो सबसे पहले अमेरिका ने उसको तस्लीम कर लिया। लेकिन 1948 से लेकर 1967 तक, जो तकरीबन 20 साल या 19 साल होते हैं, इस दरमियान में अमेरिका और इसराइल के दरमियान कोई खास ताल्लुकात नहीं रहे। ऐसा कोई ताल्लुक या रिलेशनशिप नहीं था जिसको जिक्र किया जाए या उससे कुछ ऐसा एक्सेप्शनल चीज या उसकी कोई वाइब्स आती हों। लेकिन 1967 में जब इसराइल का मुकाबला अरब की फौजों से होता है, खासतौर पर मिस्र और उर्दून और सीरिया, इन तीनों मुल्कों ने मिलकर इसराइल से जंग किया था और उस जंग में इसराइल ने सिर्फ 6 दिनों के अंदर इन तीनों मुल्कों को शिकस्त दे दी थी। तो उस वक्त ये जो शिकस्त इसराइल ने दी, उस वक्त उसकी ताकत, इसराइल की मिलिट्री जो ताकत थी वो लोगों के सामने आई और अमेरिका ने सबसे पहले आगे बढ़कर उसको कबूल किया, उसको तस्लीम ही नहीं किया, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि जो रिलेशनशिप आज हमें देखने को मिल रहा है उसकी बुनियाद वही 1967 की जंग है, जिसमें इसराइल ने सिर्फ 6 दिनों के अंदर अरब की फौज को शिकस्त दे दी थी। और वो दिन है और आज का दिन है। उसके बाद से अमेरिका और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात और मजबूत होते गए। ये ताल्लुकात कई फैक्टर्स कई चीजों में और कई नाहिये से बढ़ते चले गए। फाइनेंशियल अलग हो गया, मिलिट्री जो रिलेशनशिप है वो अलग हो गया, और इसके अलावा जो एड मिलता है अमेरिका की तरफ से, फिर पॉलिसीज बहुत सारी बनाई गई
वो उन चीजों में भी इसराइल के जो मसाले थे उसको सामने रखा गया। इसके अलावा अमेरिकी जो अवाम है उनके दिलों में किस तरीके से इसराइल की मोहब्बत और इसराइल का सपोर्ट भरा गया, वो सारी एक चीज है, एक लंबी तारीख है जो 1967 से शुरू होती है और जिसका आज तक हमारे सामने जिसका मुजाहरा हमारे सामने आज देखने को मिल रहा है। हम एक एक फैक्ट, एक एक जो एस्पेक्ट है, एक एक नाहिए पर अलग अलग गुफ्तगू करेंगे ताकि ये चीज ज्यादा खुलकर और डिटेल में लोगों के सामने। स्ट्रेटेजिक तौर पे ये रिलेशन इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि दूसरी जंग अजीम के बाद जब अमेरिका एक नया सुपर पावर बनकर दुनिया के सामने आया तो एक जाहिर सी बात यह थी कि अमेरिका का दबदबा पूरी दुनिया में होना चाहिए। और जो मिडिल ईस्ट का इलाका था वहाँ पे सोवियत यूनियन के असरात बढ़ रहे थे। तो जब इसराइल ने अरब कंट्रीज को 1967 में शिकस्त दी तो अमेरिका को दिखा कि इसराइल मिडिल ईस्ट का एक सुपर पावर है, एक बहुत ताकतवर रियासत मौजूद है जो हमें मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने में ताउत देगा। लिहाजा जब ये 1967 की जंग में इसराइल को फतह हुई तो अमेरिका ने सबसे आगे बढ़कर, ऑलरेडी इसराइल अमेरिका और ब्रिटानिया के लायस में था ही, इस मौके को फायदा उठाकर अमेरिका ने इसराइल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और ये दोस्ती आगे जाकर और गहरी होती चली गई। और यही नतीजा है कि अमेरिका और इसराइल की दोस्ती के और दोनों के ताल्लुकात जब बढ़ने लगे वहां पे तो सोवियत यूनियन का जो असरात थे मिडिल ईस्ट के अंदर वो बिल्कुल खत्म हो गए। और आज अमेरिका पूरे तौर पर मिडिल ईस्ट पर काबिज है। उसके मिडिल ईस्ट के बारे में जो भी फैसला करना होता है वो अमेरिका आसानी से कर लेता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो बाइडेन ने 1986 में गालिबन जब वो एक मेंबर थे कांग्रेस के तो उन्होंने ये कहा था कि अगर इसराइल नहीं होता, इसराइल का वजूद नहीं होता तो हमें मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए एक इसराइल पैदा करना पड़ता। तो ये बातें अमेरिका वाले उस वक्त से ही कह रहे हैं और जो बाइडेन जो आज अमेरिकी सदर हैं वो पहले से भी इस बात के कायल थे कि इसराइल की रियासत होनी चाहिए। लिहाजा जब इसराइल की रियासत मौजूद है तो इसलिए वो पूरे तौर पे उसका सपोर्ट कर रहे हैं ताकि मिडिल ईस्ट जो है पूरे तौर पे उनके कंट्रोल में रहे। और ये जो उनका अलायंस है, जो उनका पार्टनर है मिडिल ईस्ट के अंदर, जो मिडिल ईस्ट को कंट्रोल कर रहा है, ये किस तरह भी कमजोर न पड़ने पाए। इसलिए कि अगर ये अलायंस और ये अगर पार्टनर कमजोर पड़ गया मिडिल ईस्ट में तो इसका मतलब ये है कि मिडिल ईस्ट पर जो अमेरिका की पकड़ है वो भी कमजोर होने लगेगी। तो इस स्ट्रैटेजिक पहलू के एतबार से भी अमेरिका का इसराइल से जो ताल्लुक है और इसराइल का ताकतवर बने रहना ये अमेरिका के हक में भी मुफीद है और इसलिए वो दोनों इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वो फाइनेंशियल सपोर्ट है। अमेरिका यूं तो दुनिया के बहुत सारे मुल्कों को फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। हर साल कुछ न कुछ एड के तौर पे उनका बजट बना हुआ है जिसको वो देता है। इसमें इसराइल वो मुल्क है जो सबसे ज्यादा अमेरिका का फाइनेंशियल सपोर्ट हासिल करने वाला मुल्क है। 1972 से 1972 नहीं बल्कि दूसरी जंग अजीम से लेकर अब तक इसराइल ने अमेरिका से $158 बिलियन का सपोर्ट हासिल किया है और हर साल इसराइल को 3.8 बिलियन डॉलर का सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट अमेरिका से मिलता रहता है। इसके अलावा अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो ट्रेड है वो भी सबसे हाईएस्ट माना जाता है। तकरीबन $50 बिलियन का ट्रेड ये लोग एनुअली आपस में करते हैं, जिस ट्रेड में दूसरी चीजों के अलावा असलहे और हथियार भी होते हैं। इस रिलेशनशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मिलिट्री कोऑपरेशन भी है। इसराइल एक अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है और यूएन में ये बात कई मरतबा उठाई गई दूसरे मुल्कों के जरिए कि इसराइल पे न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए पाबंदी लगाई जाए, लेकिन अमेरिका ने 1972 से लेकर आज तक 50 से ज्यादा मरतबा वीटो पावर यूज करके इस तरह के तमाम रेजोल्यूशन को या बिल को जो इसराइल पे पाबंदी लगाने के लिए पेश किए जाते थे, वीटो पावर यूज करके मनसूख कर दिया है। सिर्फ अमेरिका ने 50 से ज्यादा मरतबा वीटो पावर इसराइल के हक में इस्तेमाल किया है और इसराइल पे पाबंदी लगाने को खत्म करने के लिए, पाबंदी लगाने के बिल को मनसूख करने के लिए इस्तेमाल किया है।
तो इससे भी समझ में आता है कि कितने ज्यादा अमेरिका का इसराइल को सपोर्ट है। इसके अलावा जो अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करता है अपने फाइनेंशियल, जो अभी हमने बताया कि तकरीबन $3.8 बिलियन के जरिए, ये सपोर्ट भी इसराइल के मिलिट्री में जाता है। जो एक मिलिट्री के जो टोटल बजट है उसका 16% अमेरिका की तरफ से इसराइल को मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो दोनों का डिफेंस जो सिस्टम है वो बहुत मजबूत है। अमेरिका भी डिफेंस पे खर्च करता है, डिफेंस को मजबूत बनाता है, और इसराइल भी उस पर काम करता है। अभी जो एक आयरन डोम के नाम से एक हथियार बनाया गया, तो ये दरअसल दिमाग है इसराइल का, और इसको इम्प्लीमेंट अमेरिका में किया गया है। आयरन डोम वो हथियार है जिसके जरिए मिसाइल को आसमान में ही खत्म कर दिया जाता है। मिसाइल अपने जो मंजिल है, हदफ है, वहां तक पहुंच नहीं पाता। तो ये मिसाइल को आयरन डोम अभी इस वक्त इसराइल में चारों तरफ लगा हुआ है और बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल होता है। तो इसका जो इसको बनाने में भी दोनों मुल्कों ने एक साथ काम किया है, और जैसा अभी बताया गया कि न्यूक्लियर हथियार जो है उस पर भी इसराइल काम करता है। इसके अलावा जंगों में इस अमेरिका ने अपनी फौजियों के जरिए भी कई बार मदद की है, जो ऑफिशियल यानी जो इसकी रिपोर्ट भी आई थी 1972 में 1972-73 में जब इजिप्ट के जरिए हमला किया गया इसराइल पे, तो उस टाइम पे भी अमेरिका ने अपनी फौज भेजी थी। 1982 में जब लेबनान से जंग हुई थी, उस टाइम पे भी अमेरिका ने अपनी फौज भेजी थी और अपनी फौज भेजकर इसराइल का सपोर्ट किया था। तो इसराइल का जो सपोर्ट या इसराइल और अमेरिका में जो ताल्लुकात है वो मिलिट्री एतबार से भी है। इसी वजह से इसराइल मुकम्मल तौर पे हथियार बनाता है, और आप देखेंगे तो 10th लार्जेस्ट यानी 10th कंट्री है जो हथियार को का एक्सपोर्टर इसराइल है। इसराइल जो है वो 10वां ऐसा मुल्क है जो बड़ा माना जाता है हथियार को एक्सपोर्ट करने में। तो हथियार बनाता है और वो दुनिया के आलमी पैमाने पर उसको एक्सपोर्ट भी करता रहता है। और अभी एक रिपोर्ट भी आई थी अल जजीरा की, जिसके हिसाब से तेल अवीव के पास एक इलाका है ओरेम, और वहां पे एक मिलिट्री बेस बनाया गया है, और उस बेस को बनाने में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा और इसराइल ये सारे इन्वेस्टर्स हैं उसमें, और जिसमें बड़े पैमाने पर शर्क़ औसत यानी मिडिल ईस्ट के जो क्या इलाका है उनके कॉल्स को रिकॉर्ड करना, और उसके समंदर में जो चीज भी जो भी हरकत हो रही है उसका रिकॉर्ड करना, उसको महफूज करना, उसका डेटा जमा करना, ये सारे काम उस ओरेम के मिलिट्री बेस में हो रहा है, जिसमें अमेरिका और इसराइल दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और आखिर में जो एक बहुत अहम है जिससे जरिए सिर्फ इंटरनेशनल पैमाने पर नहीं बल्कि लोकल तौर पे भी, नेशनल पैमाने पर भी या नेशनल स्टेज पे जिस तरीके से अमेरिकन और अमेरिकी आवाम को इसराइल का सपोर्टर बनाया गया, इसराइल का हामी बनाया गया, उसमें जो ग्रुप्स काम कर रहे हैं वो भी बहुत अहम रोल अदा करते हैं। वो गवर्नमेंट को फॉर्म करने में भी अहम रोल अदा करते हैं, और लोगों का मिजाज किस तरफ जाएगा उसमें भी अहम रोल अदा करते हैं। इसमें खास तौर पर एक ग्रुप है जिसका नाम है AIPAC, द अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी। ये जो ग्रुप है इसमें बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं दुनिया भर के, और जब इसका सालाना प्रोग्राम होता है या इनका अपना कोई प्रोग्राम करते हैं स्पेशली, तो वो बड़े बड़े लोगों को दावत भी देते हैं। लास्ट प्रोग्राम जो 2020 में हुआ था उसमें इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी आए थे, जो बाइडेन भी शरीक होते हैं। तो ये इस लेवल का ग्रुप है, होने को तो ये एक प्राइवेट ग्रुप है, इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन सरकार को फॉर्म करने में इस ग्रुप का बहुत अहम किरदार होता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये ग्रुप जो है वो हर अमेरिकन इलेक्शन कैंपेन में सपोर्ट करता है। लास्ट टाइम जब 2020 में ये कैंपेन चला था तो इस ग्रुप ने तकरीबन 30 बिलियन से ज्यादा इस कैंपेन पे खर्च किया था, जिसमें से 63% ये डेमोक्रेट पार्टी को दिया गया था और जो बाकी का है वो रिपब्लिकन पार्टी को दिया गया था। तो ये इतना बड़ा एड करने के बाद, सपोर्ट करने के बाद, जो कि दोनों में से हर एक पार्टी को ये सपोर्ट करते हैं ताकि जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो इनके अंदर में रहेगी, या इनके जो काज होते हैं, इनके जो मकासद होते हैं उसके खिलाफ वो गवर्नमेंट नहीं जा सकती है। और ये ग्रुप सिर्फ कैंपेन में सपोर्ट नहीं करते, बल्कि लोगों का मिजाज कैसा बनेगा, मीडिया पे इनका कंट्रोल होता है,
मीडिया किस रुख पे जाएगा और क्या बातें करनी है ये लोग तय करते हैं। इसके अलावा ग्राउंड लेवल पर किस तरह से माहौल बनाना है ये लोग तय करते हैं। पॉलिटिकल में कैसा माहौल बनेगा ये लोग तय करते हैं। या इनका बहुत अहम रोल होता है इन चीजों को फिक्स करने में या इन रुझान को बनाने में। तो इस तरह की लॉबीज कई हैं, ग्रुप्स कई हैं जो अमेरिका में काम कर रहे हैं, अमेरिका से बाहर काम कर रहे हैं। इसमें यहूदी ज़ायनिस्ट भी हैं, क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट भी हैं, और ये लोग मिलकर इस तरह के का माहौल बना के जो पब्लिक होती है, जो आवाम होती है, उनका सपोर्ट हासिल करके आगे बढ़ते हैं। इसी वजह से इतना बड़ा सपोर्ट करने के बावजूद, इतना बड़ा अभी आपने देखा कुछ दिनों पहले ही ये बिल पेश किया गया था कि एक इमरजेंसी सपोर्ट इसराइल को किया जाए जो कई बिलियन डॉलर में था, लेकिन उसको बिल पास नहीं हो पाया। वोट जो है पूरे मिल नहीं पाए, तकरीबन 49% ही वोट मिले, जबकि 50 से ऊपर होना चाहिए था। तो इसकी वजह से बिल पास नहीं हो पाया। इतना होने के बावजूद, चूंकि ये पैसा कोई भी अपनी जेब से नहीं दे रहा होता है, ये पैसे गवर्नमेंट के होते हैं। गवर्नमेंट जाहिर सी बात है या तो टैक्स के होते होंगे या कहीं और से आते होंगे, बट किसी भी आवाम को, किसी भी पब्लिक को इस पर एतराज नहीं होता। उसकी वजह यही है कि ये जो भी किया जाता है ये एक तरीके से लीगल होता है और पब्लिक उसमें खुश होती है, उस सपोर्ट करने को वो अच्छा समझ रही होती है, और उसके लिए उनका जहन पहले से बनाया गया था। तो इस तरह के जो ग्रुप्स हैं, लॉबिंग है, इनका भी बड़ा काम किरदार होता है इस तरह के माहौल बनाने को, इस रिलेशनशिप को मजबूत करने में।